गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव नाउ। 8:21 अब हो चुके हैं। दिस इज 8:21 और तारीख आपको पता ही है भाई, भली भांति। आज है 7 फरवरी 2022, 7 फरवरी 2022। मितेश, प्रज्ञा, रोहित, इन लोगों की गुड मॉर्निंग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। आप सभी लोग इस क्लास में पूरी तरीके से एब्सोल्युटली लाइव हैं। यहाँ पर कोई रिकॉर्डेड स्कीम नहीं चल रही है। पूरी तरीके से सब कुछ लाइव है आपके लिए। चांदनी और ज्ञान भी मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। आप सभी लोगों का इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। फराज, कृष्णा भी यहाँ पर मौजूद हैं। सौरभ, विजय, अमृता, शुभम भी यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों मुझे जल्दी से बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे और उसमें हम कहाँ तक पहुंच गए थे। बस उसी के आगे से हम लोग कहानी आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। मेनिका, निधि भी यहाँ पर हैं। तो आप जल्दी से मुझे एक बार याद दिला दीजिए, फिर उसके बाद सर आप। जी, बिल्कुल सही बात। हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक संविधान के भाग 3 में हम सब जानते हैं मौलिक अधिकारों का प्रोविजन किया गया है, प्रावधान किया गया है, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग पहुंच चुके थे अपने अंतिम या लास्ट फंडामेंटल राइट के बारे में। और आप जानते हैं विच वॉज आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो था संविधान का अनुच्छेद 32। और आप जानते हैं भाई, अनुच्छेद 32 में हम लोग बात कर रहे थे अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए जी, लेट्स कंटिन्यू। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। और इसमें हम चर्चा कर रहे थे अबाउट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं किसके बारे में। आप जानते हैं अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। और इसमें हम बात कर रहे थे अबाउट आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 32, जिसमें था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या हिंदी में लिखेंगे संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सर आज एमसीक्यू नहीं करेंगे बेटे, जरूर करेंगे।
कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक पाएगी हमें। लेकिन हम जरा पहले पार्ट 3 कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं ना। अभी कंप्लीट तो कर लें पहले। क्वेश्चन करने का मजा तभी आएगा ना जब पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय एवं संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि आर्टिकल 32 से ही ये सुनिश्चित करता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो हमारे पास बने रहेंगे, और हमारे मौलिक अधिकारों को बहाल करने का काम, क्रियान्वित करने का काम ही कौन करता है? आर्टिकल 32। और आप जानते हैं कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों से हमें वंचित कर दिया जाए या वो हमसे छीन लिए जाए तो सुप्रीम कोर्ट में हम डायरेक्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए डायरेक्शन यानी कि निर्देश, ऑर्डर यानी कि आदेश, और कुछ जुडिशियल रिट्स जारी कर सकता है या न्यायिक रिटें रिलीज कर सकता है। तो हमें उन्हीं रिट्स के बारे में क्या करनी है? बात करनी है। लिख लीजिए, जुडिशियल रिट्स। जुडिशियल रिट्स या न्यायिक रिटें। लिख लीजिए, जुडिशियल रिट्स या न्यायिक रिटें। लिखेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिट्स। लिखेंगे न्यायिक रिटों के 5 प्रकार होते हैं। न्यायिक रिटों के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला लिखिए, हेबियस कॉर्पस। सबसे पहला लिखेंगे हेबियस कॉर्पस, जिसे हिंदी में कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह है सबसे पहले प्रकार के रिट, जुडिशियल रिट, जिसे हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। हेबियस कॉर्पस का मतलब ही क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ ही है टू गेट द बॉडी, या हिंदी में लिख सकते हैं शरीर को पाना। टू गेट द बॉडी या शरीर को पाना। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, हेबियस कॉर्पस जो रिट है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो ध्यान रखेंगे, किसी भी इंडिविजुअल या व्यक्ति विशेष के खिलाफ। इसके अलावा स्टेट, राज्य के खिलाफ। यहां पर स्टेट का मतलब समझ रहे हैं? बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। आर्टिकल 12 में हमने राज्य की परिभाषा की बात की है, तो डेफिनेटली हम यहां पर उसी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये रिट किसी भी पर्सन या व्यक्ति विशेष, स्टेट या राज्य, या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी कि सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है।
और इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, सबसे मेन काम क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ही क्या होता है, टू गेट द बॉडी या शरीर को पाना। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हेबियस कॉर्पस रिट तब जारी की जाती है जब किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से क्या कर लिया गया हो, गिरफ्तार कर लिया हो गया हो। इसमें दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन, यदि किसी भी व्यक्ति की अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई है और यदि उस व्यक्ति को या उसके वकील को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को इलीगल तरीके से या अमानवीय तरीके से क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो ध्यान रखेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और यदि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति हेबियस कॉर्पस, यदि कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट में डालता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को फिजिकली सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है, बुलाया जाता है, और उसके बाद उसके गिरफ्तारी के कारणों की क्या की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसका निरीक्षण किया जाता है। और यदि ये पाया जाता है कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध रूप से की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे मुक्त करने के आदेश दे दिए जाते हैं, उसे मुक्त कर दिया जाता है। इसके अलावा भाई हेबियस कॉर्पस जो रिट है वो गिरफ्तार व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए तो है ही, या आप कह सकते हैं कि वो अवैध गिरफ्तारी को रोकने के लिए तो है ही, लेकिन साथ में यदि कोई व्यक्ति कारागार में बंद है, यदि कोई व्यक्ति ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है, यदि कोई व्यक्ति जेल में है, तो यदि जेल में भी उसके साथ क्रूरता पूर्ण या अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो उस कंडीशन में भी हेबियस कॉर्पस रिट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हेबियस कॉर्पस रिट रिलीज की जा सकती है। इसका एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जय भीम मूवी देखी होगी, है ना। साउथ इंडियन मूवी अभी कुछ टाइम पहले आई थी, बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, ठीक है, जो कि एक रियल केस पर आधारित थी। चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट का एक रियल केस था, उसी पर बेस्ड थी वो जय भीम मूवी। तो आपने देखा कि भाई जय भीम मूवी में भी क्या हुआ, बेसिकली एक व्यक्ति, एक ट्राइबल या आप कह सकते हैं एक जनजातीय क्षेत्र का एक जनजातीय व्यक्ति जिसको अवैध रूप से क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद, है ना, आप जानते हैं कि अवैध रूप से गिरफ्तार तो किया ही गया, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद जेल में भी उसे प्रताड़ित किया गया, इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि उसकी हत्या ही कर दी गई। फाइनली लॉयर ने क्या किया, है ना, आप जानते हैं कि लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की हेबियस कॉर्पस रिलीज करने की। न्यायालय के द्वारा अर्जी मान ली गई, हेबियस कॉर्पस रिलीज की गई। अब हेबियस कॉर्पस रिलीज करने का मतलब क्या है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को फिजिकली न्यायालय में मौजूद करना होगा, शरीर को पाना, टू गेट द बॉडी। लेकिन जब सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन हुई तो भाई पता चला उसकी हत्या कर दी गई थी पुलिस वालों के द्वारा ही मिलकर। तो बेसिकली भाई हम आर्टिकल 32 को क्यों संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय ना कहें, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इंडिविजुअली यदि हम बात करें, यदि हम व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो भाई आर्टिकल 32 से ही तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी व्यक्ति की अवैध रूप से गिरफ्तारी हो जाती है या उसे जेल में प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार किया जाता है, तो भाई वो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को पाने के लिए डायरेक्ट कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय। यही है हेबियस कॉर्पस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये सभी को क्लियर हो चुका है? प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट। सर हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट? भैया आप हाई कोर्ट चले जाइए। मैंने जय भीम मूवी का आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो घटना मद्रास हाई कोर्ट की है भाई।
आपके यदि मौलिक अधिकार आपसे छीने जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आपका मन हाई कोर्ट में जाने का कर रहा है तो आप हाई कोर्ट चले जाइए, है ना। लेकिन आप जानते हैं कि सामान्य मामलों के लिए हमें पूरी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब लोअर कोर्ट्स डिसीजन दे देती है तो फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों के केस में, मौलिक अधिकारों की स्थिति में आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, जहां मन करे आपका वहां चले जाइए। अगला लिखेंगे मैंडामस। अगली रिट लिखिए मैंडामस, या जिसे कहा जाता है परमादेश। अगली रिट लिखेंगे मैंडामस या परमादेश। मैंडामस क्या है? मैंडामस क्या है लिखेंगे, दिस इज एन हायर ऑर्डर, दिस इज एन हायर ऑर्डर by which दिस इज एन हायर ऑर्डर, यह एक उच्च आदेश है, लिखेंगे by which it is make compulsory to, it is make compulsory to every government officials, it is make compulsory to every government officials to do his legal responsibilities, to do his लीगल वर्क्स और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लिखेंगे यह एक उच्च आदेश है जिसके तहत सरकारी प्राधिकारियों को, यह एक उच्च आदेश है जिसके तहत सरकारी प्राधिकारियों को अपने वैध कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। यह एक उच्च आदेश है जिसके तहत सरकारी प्राधिकारी या लोक प्राधिकारियों को अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। कहने का मतलब जो मैंडमस रिट है वो किसी भी सरकारी प्राधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्टेट, राज्य, इवन लोअर कोर्ट्स के खिलाफ क्या किया जा सकता है? रिलीज किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई भी सरकारी प्राधिकारी या सरकारी अधिकारी लीगली अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में हो, तो मैंडमस रिट के द्वारा उसे अपने लीगल कर्तव्यों को मानने के लिए क्या किया जाता है? बाध्य किया जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो मैंडमस रिट है लिखेंगे दैट कैन नॉट बी रिलीज्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और अगेंस्ट अ प्राइवेट डिपार्टमेंट। लिखेंगे यह रिट लिखेंगे यह रिट किसी भी निजी कार्यालय, यह रिट किसी भी निजी कार्यालय एवं व्यक्तिगत
तौर पर जारी नहीं की जा सकती। यह रिट किसी भी निजी कार्यालय के खिलाफ या व्यक्तिगत तौर पर जारी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, अगला लिखिए। नेक्स्ट होती है क्यू वारंटो, जिसे हिंदी में आप लिख सकते हैं अधिकार पृच्छा। नेक्स्ट लिखेंगे क्यू वारंटो या अधिकार पृच्छा। लिखेंगे दिस इज रिलीज्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। लिखेंगे यह रिट भी दिस इज रिलीज्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। लिखेंगे यह रिट भी सरकारी प्राधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है। यह रिट भी सरकारी प्राधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है। लिखेंगे एज पर दिस द कोर्ट कैन आस्क, एज पर दिस द कोर्ट कैन आस्क अबाउट द रीजन as per this the court can ask about the reason from any government official about their responsibilities or about their rights to work, about their rights to work। लिखेंगे इस रिट के तहत न्यायालय किसी भी सरकारी प्राधिकारी से इस रिट के तहत न्यायालय किसी भी सरकारी प्राधिकारी से यह पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से अपना कार्य कर रहा है। बेसिकली कोर्ट के द्वारा, ठीक है, किसी भी सरकारी जो प्राधिकारी होता है उसके कार्यों की विवेचना करना ही उद्देश्य होता है क्यू वारंटो का। कई बार क्या होता है कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, किसी भी सरकारी विभाग में यदि कोई भी ऑफिशियल, यदि कोई भी प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है और उस कंडीशन में यदि न्यायालय उसके खिलाफ क्यू वारंटो जारी करती है तो उससे पूछ लिया जाता है कि यदि आपने अपने अधिकार क्षेत्र के परे जाकर कार्य किया है तो उसका कारण क्या है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, यदि वह दोषी पाया जाता है या ऐसा पाया जाता है कि उसने जानबूझकर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है तो या तो उसे उस कार्य को करने से रोक दिया जाता है या फिर उसे उसके पद से निलंबित भी किया जा सकता है। दैट इज क्यू वारंटो, वो कहलाता है अधिकार पृच्छा। अगला लिखेंगे प्रोहिबिशन, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रतिषेध। अगला लिखिए प्रोहिबिशन या प्रतिषेध।
लिखेंगे दिस इज रिलीज्ड अगेंस्ट द लोअर कोर्ट्स। दिस इज रिलीज्ड अगेंस्ट द लोअर कोर्ट्स। लिखेंगे यह अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी की जाती है। यह अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी की जाती है। दैट कैन नॉट बी रिलीज्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। इसे व्यक्तिगत तौर पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। इसे व्यक्तिगत तौर पर जारी नहीं किया जा सकता। दैट कैन नॉट बी रिलीज्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअली। और इसका उद्देश्य क्या होता है भाई? यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई भी निचली अदालत या कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है या अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करता है, तो वो तुरंत उस मामले पर, उस अधीनस्थ न्यायालय पर कार्रवाई करने पर प्रतिबंध लगा सकती है। दैट इज प्रोहिबिशन। आप जानते हैं प्रोहिबिशन का मतलब ही क्या होता है? प्रतिबंध लगाना, प्रतिषेध करना। तो यदि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वह उस मामले में कार्यवाही करने पर उस अधीनस्थ न्यायालय पर रोक लगा सकता है या फिर उसे प्रोहिबिट कर सकता है, उसे प्रतिषेध कर सकता है। और पांचवा लिख लीजिए, सर्टियोरेरी। इसे हिंदी में कहते हैं उत्प्रेक्षण। अगला लिखेंगे सर्टियोरेरी या उत्प्रेक्षण। सर्टियोरेरी या उत्प्रेक्षण लिखेंगे दिस इज ऑल्सो रिलीज्ड, दिस इज ऑल्सो रिलीज्ड अगेंस्ट द लोअर कोर्ट्स। लिखेंगे इसे भी अधीनस्थ न्यायालयों के ही खिलाफ जारी किया जाता है। दिस इज ऑल्सो रिलीज्ड अगेंस्ट द लोअर कोर्ट्स। इसे भी अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ ही जारी किया जाता है। लिखेंगे एज पर दिस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एज पर दिस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एज पर दिस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लिखेंगे कैन कैंसिल एनी डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन कैंसिल एनी डिसीजन टेकन बाय द लोअर कोर्ट। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को रद्द कर सकते हैं। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को रद्द कर सकता है। दैट इज नोन एज सर्टियोरेरी। ये कहलाता है उत्प्रेक्षण। डन, नोट कर लिया है। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल
33 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे संविधान का अनुच्छेद 33। लिखिए आर्टिकल 33 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का अनुच्छेद 33। इसमें है, लिखिए, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, हिंदी में आप लिख सकते हैं सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस या सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार। लिखेंगे पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक सच लॉज Parliament has the right to make such laws by which Parliament has the right to make such laws by which the fundamental rights of military and paramilitary forces. Parliament has the right to make such laws by which fundamental rights of military and paramilitary forces, police and intelligence agents or intelligence agencies can be terminated. लिखेंगे संसद को अधिकार है कि वह ऐसी विधियों का निर्माण कर सकता है। संसद को अधिकार है कि वह ऐसी विधियों का निर्माण कर सकता है जिससे सैन्य बल, अर्ध सैन्य बल, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लोगों के मौलिक अधिकारों को रद्द किया जा सकता है। Parliament has the right to make such laws by which the fundamental rights of military and paramilitary forces, police and intelligence agencies or secret agencies can be terminated. संसद को अधिकार है कि वह ऐसी विधियों का निर्माण कर सकता है जिससे संसद को अधिकार है कि वह ऐसी विधियों का निर्माण कर सकता है जिससे सैन्य एवं अर्धसैन्य बल, जिससे सैन्य एवं अर्धसैन्य बल, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 34 जिसमें होता है मार्शल लॉ, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं सेना विधि। लिखेंगे पार्लियामेंट हैज द राइट टू अप्लाई a martial law
पार्लियामेंट हैज द राइट टू अप्लाई अ मार्शल लॉ इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। संसद को अधिकार है कि वह भारत संघ के किसी भी क्षेत्र में सेना विधि लागू कर सकता है। संसद को अधिकार है कि वह भारत संघ के किसी भी क्षेत्र में सेना विधि लागू कर सकता है। और ध्यान रखेंगे, यदि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ अप्लाई किया जाता है, सेना विधि लागू की जाती है, तो वहां पर कानून व्यवस्था को कायम करने की सारे अधिकार किसके पास होते हैं? सेना के पास होते हैं। और यदि सेना चाहे तो उस क्षेत्र में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और लास्ट लिखेंगे आर्टिकल 35, लिखेंगे पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक द पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज। पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर फंडामेंटल राइट्स। संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों से संबंधित विधियों का निर्माण कर सकता है। संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों से संबंधित विधियों का निर्माण कर सकता है। हाँ, तो दोस्तों ये था हमारे संविधान का भाग 3, जिसमें हमने बात की अबाउट फंडामेंटल राइट्स, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। जल्दी से फटाफट से इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई क्वेश्चंस किस टाइप से और किस प्रकार से पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, उसका थोड़ा सा आइडिया हम लोग लेंगे। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है। फॉर्मेट वही रहेगा। जल्दी से क्वेश्चन देखते ही आपको उसका सही उत्तर करना है। जो सबसे पहले सही उत्तर करेगा केवल इस फॉर्मेट में, ठीक है, तो आपका नाम यहां पर रिवील किया जाएगा। सिर्फ इस फॉर्मेट में आप क्या कीजिएगा? उत्तर कीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? जल्दी से बता दीजिए। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है 2009 में। पारस का उत्तर आया है मेरे पास सबसे पहले। पारस गेव द राइट आंसर फॉर दैट। चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है, द नेहरू रिपोर्ट 1928 हैड एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। क्या किया था भाई? बिल्कुल किया था। मैंने तो आपको क्या लिखवाया कि भारत में मौलिक अधिकारों की सबसे पहली लिखित मांग ही किसके तहत की गई? नेहरू रिपोर्ट के तहत की गई। आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमें तो यहीं पर आंसर मिल गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेफर्ड टू फंडामेंटल राइट्स? जी नहीं, उसमें तो मौलिक अधिकार थे ही नहीं। द ऑगस्ट ऑफर 1940 इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट्स? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। द क्रिप्स मिशन 1942 रेफर टू फंडामेंटल राइट्स? जी नहीं। कहने का मतलब आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। पारस ने दिया है सही आंसर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन?
निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर ज्ञान ने दिया है। सबसे पहले ज्ञान गिव द राइट आंसर फॉर दैट। इसका सही उत्तर दिया है ज्ञान ने। पहला ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को। अच्छा, द पार्लियामेंट, राष्ट्रपति या द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। भाई साहब सिंपल सी बात है, अगर आपके मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे तो भाई वो बहाल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर, मौलिक अधिकार क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। अर्पित गेव द राइट आंसर। इसका सही उत्तर दिया है अर्पित ने। सबसे पहला ऑप्शन है जस्टिफिएबल, वाद योग्य, नॉन जस्टिफिएबल, अवाद योग्य, फ्लेक्सिबल, लचीले, रिजिड, कठोर। तो हम सब जानते हैं भाई मौलिक अधिकार तो क्या है? जस्टिफिएबल है, वाद योग्य है। कहने का मतलब है इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से पढ़ेंगे। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? जया गेव द राइट आंसर। इसका सही उत्तर दिया है सबसे पहले जया ने। हाँ, मौलिक अधिकार पहला ऑप्शन है कैन नॉट बी सस्पेंडेड, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ओके, कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ओके, कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ये ऑप्शन 4 है कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी कुछ लोग नालायकों की तरह ऑप्शन 1 आंसर कर रहे हैं। भगवान जाने क्यों, बिना ऑप्शंस पढ़े क्यों उत्तर कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 निधि का उत्तर आया है मेरे पास। सबसे पहले ऑप्शंस है आर्टिकल 112 से 115, अच्छा आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 222 से 235, या इनमें से कोई नहीं। मेरे ख्याल से इससे सिंपल आंसर, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स एन एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायिक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 राम बिलास गेव द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और भाई सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं यदि हम बात करें एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर, तो दैट इज आर्टिकल 14 विच इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता।
नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2018। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर सुनील ने दिया है। सुनील गिव द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और हम सब जानते हैं भाई, कानून का समान संरक्षण हमने पढ़ा है आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 14 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कैटेगरी? बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अनुशील गिव द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर सबसे पहले अनुशील ने दिया है। अनुशील गिव द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और हम जानते हैं आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 16 राइट टू इक्वालिटी, बट आर्टिकल 19 इज राइट टू फ्रीडम। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात। नेक्स्ट, इन द इंडियन